हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की कंप्यूटर में जो पहली यूनिट है यूनिट नेटवर्किंग, उसका सेकंड लेक्चर गवर्निंग बॉडीज ऑफ इंटरनेट। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट है क्या, इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, इंटरनेट काम कैसे करता है। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, गवर्निंग बॉडीज ऑफ इंटरनेट के बारे में। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। गवर्निंग बॉडीज ऑफ इंटरनेट। गवर्निंग बॉडीज ऑफ इंटरनेट का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि इंटरनेट को कोई भी ओन नहीं करता, मतलब इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, कोई प्रॉपर ऐसा बंदा नहीं है पूरी दुनिया में जो कह सके कि हाँ इंटरनेट मेरा है। ठीक है, जैसे एक दुकान का मालिक होता है, एक कंपनी का मालिक होता है, एक स्कूल का मालिक होता है, उस तरीके से इंटरनेट जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, कहे ये जो चीज है इंटरनेट, उसका कोई भी प्रॉपर मालिक नहीं है। ठीक, तो इंटरनेट का अगर कोई मालिक नहीं है तो इंटरनेट पे काम कौन कौन करता है, इंटरनेट चलता कैसे है, इंटरनेट में जो चीजें नई ऐड होती हैं वो कौन ऐड करता है, क्यों ऐड करता है, क्या रीजन है। ठीक, तो उन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और उन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, गवर्निंग बॉडीज ऑफ इंटरनेट। मतलब वो सभी बॉडीज जो इंटरनेट पे काम करती हैं, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेट को बेहतर बनाने के लिए या उन पर अच्छे से काम करने के लिए वर्क करती हैं, अपना रिसर्च करती रहती हैं, उनको बोला जाता है गवर्निंग बॉडीज। तो फिलहाल आज इस वीडियो में हम लोग कुछ गवर्निंग बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, जो है पहली है IAB, सेकंड IANA, आयना, ICANN, ICANN, IETF, IESG, IRTF, ISOC, NANOG, NANOG, NRO और W3C। आई थिंक आपने इन सब में से शायद IAB और W3C का नाम सुन रखा होगा। IAB का भले ही ना सुन रखा हो, लेकिन W3C का तो पक्का सुन रखा होगा, कभी ना कभी अपनी लाइफ में सुना होगा। लेकिन W3C के साथ साथ बाकी 9 बॉडीज भी ऐसी हैं जो इंटरनेट को गवर्न करती हैं, मतलब उन पर काम करती हैं, उनके रूल्स बनाती हैं, उनके प्रोटोकॉल्स लिखती हैं, स्टैंडर्ड्स लिखती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक से। तो पहला है हमारा IAB। IAB स्टैंड्स फॉर इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। ठीक है, जैसा कि नाम से क्लियर है, ये बोर्ड, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम क्या होता है, इंटरनेट का आर्किटेक्चर क्रिएट करना। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब एस्टेब्लिश हुई, कब फाउंड हुई, 1979 में। ठीक, और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो लोगो है वो इस तरीके से है। हो सकता है इस वीडियो में जो आप लोगों को लोगो दिखे वो ओरिजिनल लोगो से थोड़ा सा डिफर करें, क्योंकि पीछे जो बैकग्राउंड है इस वीडियो में, उस बैकग्राउंड वजह से मुझे लोगो के कलर्स को थोड़ा चेंज करना पड़ा है। ठीक, लेकिन कुछ कुछ वैसे ही दिखते हैं, इस बात की गारंटी है, क्योंकि मैंने खुद इंटरनेट से निकाले हैं। तो जो IAB है वो क्या है, प्राइमरी एसोसिएशन है, मतलब मेन एसोसिएशन, मेन बॉडी है, मेन ऑर्गेनाइजेशन है पूरे के पूरे इंटरनेट का। स्टार्टिंग यहीं से होती है IAB से। ठीक है, मेन ऑर्गेनाइजेशन होने के साथ साथ क्या है, ये कमिटी है IETF की। अब IETF क्या है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। और कमिटी ऑफ IETF का मतलब है कि IETF को भी गवर्न करती है, मतलब उस पर भी काम करती है, उसको भी अपने साथ लेकर चलती है। ठीक, एंड एन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ ISOC। ISOC जो है वो भी हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। ISOC का भी ये एडवाइजरी बोर्ड है, मतलब ISOC जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी ये एडवाइस देता है, उसको भी बताता है कि तुम ऐसे काम कर सकते हो, ये नहीं ये करना चाहिए, उसको भी राय, उसको भी सलाह मशवरा अपना देता है। ठीक है, तो IAB के बारे में अगर हम और पढ़ें तो IAB इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्किटेक्चरल ओवरसाइट ऑफ IETF एक्टिविटीज। मतलब IETF जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसका पूरा का पूरा आर्किटेक्चरल ओवरसाइट कौन देखता है, IAB। ये सब किसके अंडर आता है, IAB। ये IAB का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो IETF की एक्टिविटीज को आर्किटेक्चरली ओवरसाइट करे। क्लियर? अपॉइंटमेंट ऑफ RFC एडिटर। RFC का जो फुल फॉर्म है वो है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। IAB का काम क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ RFC एडिटर, मतलब RFC को भी ये अपॉइंट करे। इसके साथ साथ जो भी IETF प्रोटोकॉल पैरामीटर एक्टिविटीज होती हैं उनके मैनेजमेंट में भी IAB काम करता है। ठीक है, IAB की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, IETF ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी प्रोटोकॉल पैरामीटर से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, परफॉर्म की जाती हैं, उन सब का मैनेजमेंट कौन देखता है, IAB। इसका मतलब IAB के अंदर IETF, ISOC और RFC, इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो आती हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। इसीलिए IAB क्या है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और मेन ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइमरी एसोसिएशन है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा आयना।
आयाना बोले या फिर IANA बोले। आयाना की फुल फॉर्म है इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। अब इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब कौन देखता है? आयाना देखती है। ठीक है, आयाना फाउंड हुई थी 1988 में, और आयाना की जो वो है लोगो है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, हो सकता है लोगो थोड़ा डिफर करे, मैंने आप लोगों को पहले भी वो बताया था, लोगो हो सकता है डिफर कर जाए। तो पढ़ते हैं आयाना। आयाना का काम क्या है? IP एड्रेस एलोकेशन। इंटरनेट में अगर नंबर्स कहीं पर आते हैं, पूरे इंटरनेट में अगर नंबर कहीं पर आते हैं वो तो सबसे पहले आते हैं IP में, इंटरनेट प्रोटोकॉल में, IP एड्रेस में। मतलब किसी भी इंटरनेट कंप्यूटर पे या किसी भी डिवाइस पर इंटरनेट मुझे एक्सेस करना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? IP एड्रेस की। बिना IP एड्रेस के इंटरनेट एक्सेस हो ही नहीं सकता किसी भी केस में। ठीक, तो IP एड्रेस के एलोकेशन को कौन देखता है? आयाना। मतलब किस सिस्टम को कौन सा IP एड्रेस देना है, किस चीज में क्या IP एड्रेस डालना चाहिए या नहीं, वो कौन देखता है? आयाना। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर एलोकेशन। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर एलोकेशन में क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े फर्म होते हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये लोग भी इंटरनेट पे काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि जब भी इंटरनेट कनेक्ट करेंगे तो इनको कोई ना कोई नई IP मिल जाएगी, ऐसा नहीं। ये लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, कि एक रेंज में IP खरीद लेते हैं। मतलब मैंने बोल दिया कि इतने रेंज से 155 से लेकर 170 तक की IP मैंने खरीद ली, उसके रुपए, उसका पेमेंट मैंने किसको कर दिया? इंटरनेट को, आयाना को कर दिया। ठीक, तो उतनी IP मेरी हो गई। अब उतने से लेकर 155 से 170 के बीच में कोई भी IP आयाना किसी और को अलॉट नहीं कर सकती। ठीक, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस सिस्टम नंबर एलोकेशन। मतलब खुद से ही सिस्टम नंबर को एलोकेट कर सकती है किसी को भी। ठीक है, हालांकि IP एड्रेस का जो एलोकेशन होता है वो डायनामिक होता है, आयाना एक प्रोटोकॉल के थ्रू डायनामिकली एलोकेट करवाती है, लेकिन ऑटोनोमसली भी किसी भी कंपनी को ये बेच सकती है। ठीक है, रूट जोन मैनेजमेंट इन DNS। जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज अपना IP एड्रेस खरीद लेती हैं वहां पे रूट जोन मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। कैसे? जो DNS होता है, डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सर्विसिंग, उसमें क्या होता है, जो बड़ी फर्म्स होती हैं, बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं, वो IP एड्रेस को इसलिए खरीदती हैं कि अगर इन केस किसी IP एड्रेस पे हमें काम करना पड़े या देखना पड़े कि कौन से IP एड्रेस से क्या काम हो रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा हमारा 165वें नंबर के IP जो है वो इस सिस्टम पर है, वो 23वें नंबर के सिस्टम पर है। मतलब जो 23rd सिस्टम है, कंप्यूटर है, 23rd नंबर का कंप्यूटर, उस पर 165 वाली IP चल रही है। तो अगर उस पर कुछ भी एक्टिविटी हो रही है तो मैं केवल डायरेक्ट उसको कॉन्टेक्ट करूंगा। मतलब समझ रहे हो, अगर मेरे उसमें कंपनी में 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और मुझको कोई बोलता है कि सर आपकी कंपनी में ये गलत चीज हो रही है और उसकी IP एड्रेस ये है, तो मुझे एक एक करके 100 बंदों की IP एड्रेस चेक करने की जरूरत नहीं। हर कंप्यूटर पर IP एड्रेस देखी, उस IP एड्रेस को मैंने अपने कंप्यूटर में देखा, उस IP एड्रेस का अच्छा ये सिस्टम नंबर है, ये सिस्टम नंबर पे आके मैं सीधे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ। समझ रहे हो, ये सब किसमें होता है? DNS के लिए होता है, रूट जोन मैनेजमेंट। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका ICANN, ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। अब तक हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था, अब नेम्स और नंबर्स दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो क्या है वो भी बताता हूँ आप लोगों को। ये जो कंपनी थी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये फाउंड हुई 1998 में, और इसका जो लोगो है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये एक ग्लोब जैसा है और नीचे लिखा है ICANN। ये जो है कंपनी, इसमें क्या होती है, मेंटेन्स द नेम स्पेसेस एंड न्यूमेरिकल स्पेसेस ऑफ इंटरनेट। नेम स्पेस और न्यूमेरिकल स्पेस ऑफ इंटरनेट का मतलब है आपका कि जो नाम एक बार किसी कंपनी ने या किसी चीज ने अलॉट करवा लिया, वो नाम किसी और को ना मिले। मतलब आप लोग समझ रहे हैं, अगर कोई वेबसाइट है, ठीक, एक बार एक वेबसाइट लग गई facebook.com, तो facebook.com नाम की आप दूसरी वेबसाइट नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेम स्पेस एक बार यूज हो चुका, और उसी नेम स्पेस, उसी facebook.com से, उसी डोमेन नेम से क्या होता है, उसकी एक परमानेंट IP एड्रेस अलोकेट होता है। ठीक है, जब वो नेम स्पेस और एक न्यूमेरिकल स्पेस आपस में कनेक्ट होकर एक साथ एक जगह पर
खरीद लिए गए, मतलब किसी से इस्तेमाल हो गए, तो वो दोबारा कोई और उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसीलिए तो कभी आप देखोगे गूगल पर, मतलब गूगल पे कह रहा हूँ, जीमेल पे यूजर नेम चेक करने की बात आती है, तो कोई आप यूजर नेम डालते हो तो उसमें लिखा था यूजर नेम नॉट अवेलेबल, या फिर यूजर नेम टेकन, या फिर यूजर नेम इज मतलब अनअवेलेबल। जो भी लिखा आता है वो इसलिए लिखा आता है क्योंकि वो उस नाम का यूजर नेम ऑलरेडी ले लिया जा चुका है, वो यूज हो चुका है, इसलिए आप उस सेम यूजर नेम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो रहा आईकैन का पहला काम, एंश्योर्स द नेटवर्क स्टेबिलिटी एंड सिक्योर ऑपरेशन। इसका दूसरा काम क्या होता है, नेटवर्क की स्टेबिलिटी को चेक करना और ऑपरेशन जो भी ऑपरेशन हो रहा हो, जो भी काम हो रहा हो, वो सिक्योर हो रहा हो, मतलब उसमें किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, कोई भी हैकर या कोई थर्ड पार्टी आके उस उधर से डेटा ना कॉपी कर सके, डेटा ना चुरा सके। वो पूरा का पूरा हमारा काम कैसा हो, सिक्योर हो, सेफ हो, एक सिक्योरिटी के साथ हो। ये सब किसका काम होता है, ICANN, आईकैन का। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा IETF। IETF स्टैंड्स फॉर इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एस्टेब्लिश हुई थी 1986 में, और इसका लोगो है इस तरीके से कुछ, ठीक है, शायद यही सेम लोगो है ऐसा। इसका काम क्या होता है, मेंटेन्स एंड डेवलप्स इंटरनेट स्टैंडर्ड्स मेनली TCP/IP। ये जो IETF ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन काम क्या है, TCP/IP को कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना, उस पर काम करना कि वो कभी भी डाउन ना पड़े। ठीक है, TCP/IP कभी भी डाउन ना पड़े, कभी भी स्टॉप ना हो, कभी भी उसकी वर्किंग रुके ना। क्यों? क्योंकि TCP/IP ही इकलौता ऐसा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट चलाने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है और इंटरनेट के थ्रू डेटा को इधर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अगर TCP/IP ही डाउन हो गया, ये जो प्रोटोकॉल है इसने काम करना कुछ समय के लिए बंद कर दिया, तो पूरा का पूरा इंटरनेट हमारा क्या हो जाएगा, डाउन, पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाएगा। क्लियर है। इसके साथ साथ क्या करते हैं, इंटरनेट स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करती है, डेवलप करती है, जो बाकी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको भी बनाने का काम करती है। उसके साथ साथ कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ प्रोटोकॉल्स ये अपनी तरफ से देती है कि इन रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू ही आप लोग इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, दूसरा काम क्या है, फंडेड बाय इट्स एम्प्लॉयर्स और स्पॉन्सर्स। सबसे बड़ी चीज, मतलब अब तक जितनी आपने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी मैंने आपको बताई, उन सब का खर्चा कहाँ से आता है, गवर्नमेंट से। चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, सब लोग मिलकर उसको पेमेंट देते हैं। लेकिन IETF इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो फंड होता है, इस पर काम करने के लिए जो रुपए आते हैं वो कौन देता है, खुद एम्प्लॉय देते हैं अपनी सैलरी से। ठीक है, या फिर उसमें स्पॉन्सर्स होते हैं, वो स्पॉन्सर्स देते हैं अपनी तरफ से। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका IESG, इंटरनेट इंजीनियरिंग स्टीयरिंग ग्रुप। ये हुई थी 1986 में फाउंड हुई थी। ठीक, इसका काम क्या है, फाइनल टेक्निकल रिव्यू लेना, किसके लिए, इंटरनेट स्टैंडर्ड्स के लिए। जो लास्ट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, वो जो भी स्टैंडर्ड्स बनाती है इंटरनेट स्टैंडर्ड्स, वो किसके पास बनाने के बाद पूरी तरीके से काम करने के बाद किसको देती है, IESG को। IESG क्या करती है, उस स्टैंडर्ड को, उस इंटरनेट स्टैंडर्ड को पब्लिकली पूरी दुनिया के लिए पब्लिश करने से पहले क्या करती है, उस पर एक फाइनल टेस्ट करती है, एक फाइनल रिव्यू लेती है, देखती है कि क्या वो सच में काम कर रही है अच्छे तरीके से। अगर उसमें कहीं भी उसको प्रॉब्लम दिखती है तो वो उस स्टैंडर्ड को पब्लिश ही नहीं होने देती पब्लिकली, वो उस पर दोबारा काम करना स्टार्ट करते हैं। वो वापस स्टैंडर्ड किसके पास जाता है, IETF के पास, और बोलते हैं कि इस पर दोबारा से काम करो, उसको ठीक करो। ठीक है, ये तो रहा इसका काम। रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे द मैनेजमेंट ऑफ IETF के डे टू डे मैनेजमेंट को भी रिस्पॉन्सिबल करती है। कैसे, उस IETF में इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हर दिन क्या काम हुआ, कौन से इंटरनेट स्टैंडर्ड पे आपने काम किया, कितना काम किया, कोई नया प्रोटोकॉल या इंटरनेट स्टैंडर्ड बनाया या नहीं बनाया, इन सबको कौन इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, IESG खुद लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा IRTF, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। अब नाम से क्लियर है, रिसर्च, मतलब कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशली रिसर्च के लिए बनाई गई है। ये जो इसका लोगो है ये इस तरीके से है, कुछ ऐसा है, कलर्स चेंज हो सकते हैं, लोगो डिफरेंट हो सकता है। फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म रिसर्च इश्यूज, मतलब कि ये लंबे समय के लिए जो रिसर्च होते हैं उन पर काम करती है।
छोटे मोटे जो रिसर्च होते हैं कुछ दिनों के, कुछ घंटों के या कुछ महीनों के, उन रिसर्च को कोई और ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ा देते हैं कि आप लोग कर लीजिए। जो लंबे टाइम के लिए कि साल भर तक एक रिसर्च चल रही है, 4 साल से एक रिसर्च पे काम हो रहा है, अब तक कुछ रिजल्ट नहीं निकल कर आया, ऐसे रिसर्च को कौन करता है? IRTF। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली उस चीज के लिए बनाई गई थी। ठीक है। और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पे ध्यान देता है IRTF? कि जो इंटरनेट है वो अफेक्टिवली वर्क कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, मतलब उसमें रिजल्ट निकल के आ रहा है, आउटपुट निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है। और मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेट को मैनेज भी करने का काम करता है। ठीक है, ये तो रहा IRTF। नेक्स्ट है आपका ISOC। ISOC की फुल फॉर्म है इंटरनेट सोसाइटी, मतलब इंटरनेट की खुद एक सोसाइटी है, सामाजिक इंटरनेट। ये 1992 में एस्टेब्लिश हुई थी, फाउंड हुई थी। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से है, कलर डिफरेंट हो सकते हैं। ISOC क्या करता है? प्रोवाइड्स लीडरशिप इन इंटरनेट स्टैंडर्ड्स, एजुकेशन, एक्सेस एंड पॉलिसी। मतलब लोगों को इंटरनेट स्टैंडर्ड्स में लीडरशिप प्रोवाइड करता है कि आप इस रूल और इस रेगुलेशन के हिसाब से काम करेंगे, आप इस चीज के लीडर हैं। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस रूल और रेगुलेशन के हिसाब से काम करेंगे, आपको इतनी चीजों का एक्सेस मिलता है और इस चीजों को आपका एक्सेस नहीं मिलता। आप इस पॉलिसी के हिसाब से काम करेंगे, आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से काम करेंगे। ये सब कौन देखता है? ISOC। ठीक है। इसके साथ साथ ISOC का मोटो क्या है? द इंटरनेट इज फॉर एवरीवन। मतलब इंटरनेट जो बना है वो देश के, दुनिया के हर व्यक्ति के लिए है, हर इंसान के लिए है, और वो फ्रीली अवेलेबल है। इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों को कोई रुपए नहीं देने पड़ते हैं। बस जो इंटरनेट का रिचार्ज होता है, जो डेटा का रिचार्ज होता है, उस रिचार्ज के हमें रुपए देने पड़ते हैं। वो भी रुपए किसको जाते हैं? सर्विस प्रोवाइडर्स को, सिम ऑपरेटर्स को, सिम कार्ड ऑपरेटर्स को। लेकिन जो इंटरनेट इस्तेमाल करने की चीजें होती हैं, जैसे कोई गूगल पे कोई इन्फॉर्मेशन है और वो इंटरनेट पे एक इन्फॉर्मेशन पड़ी है, उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए मुझे कोई रुपए की देने की जरूरत है? नहीं है, वो मेरे लिए बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, इसलिए इसका मोटो क्या दिया गया? द इंटरनेट इज फॉर एवरीवन। नेक्स्ट है हमारा नैनोग। नैनोग की फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन नेटवर्क ऑपरेटर्स ग्रुप। ठीक है, ये 1994 में फाउंड हुई थी और इसका जो लोगो है वो कुछ ऐसा है। इसका काम क्या होता है? मीटिंग्स को, टॉक इंटरव्यूज को, सर्वेज को, इन्फ्लुएंशियल मेलिंग लिस्ट्स को, ठीक इन सब को ओवरव्यू लेना, इन सब को रन करना, इन सब पे काम करना। कैसे? अब गूगल की फेसबुक से मीटिंग हो रही है, या फिर ये कहें कि गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट एक साथ काम कर रहे हैं, इसमें इंटरनेट की हेल्प चाहिए, बड़े लेवल पे काम हो रहा है। इसका मतलब जब बड़ी बड़ी कंपनीज इकट्ठी होकर काम कर रही हैं तो वो क्या हुई? मीटिंग। ठीक, वो अपने हिसाब से क्या करती हैं? इंटरनेट नैनोग से बोलकर एक अलग ग्रुप बनवाती हैं और बोलती हैं कि हमें इस ग्रुप में हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस चाहिए, आप प्लीज रख दीजिए। ठीक, टॉक्स मतलब किसी भी इंटरनेट के टॉपिक के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई उसके ऊपर टॉक लेना, मतलब टॉक का मतलब लोगों से पूछना, बात करना, आइडियाज लेना, ठीक, उनके साथ डिस्कस करना, वो सब किसमें होता है? टॉक्स में। सर्वेज, जो चीजें हम लोग सर्वे करके देते हैं। ठीक, जैसे मैं किसी रेस्टोरेंट में गया, अब इंटरनेट वाले क्या पूछते हैं कि उस रेस्टोरेंट का सर्वे करके हमें बताइए कि वो रेस्टोरेंट कैसा है। ठीक, मैंने उस रेस्टोरेंट का सर्वे के हिसाब से, उस सर्वे में मैंने अपने रेस्टोरेंट, वो जिस रेस्टोरेंट में गया उसकी या तो अच्छा ही बताऊंगा या बुराई बताऊंगा, या तो अच्छी बातें या बुराई बातें। मेरे साथ साथ हो सकता है हजारों लोगों ने उस रेस्टोरेंट पे रिव्यू दिए हों, सर्वे करके दिया हो, सर्वे भरा हो, सर्वे फॉर्म, तो उन सब सर्वेज को इकट्ठा करके एक फाइनल सर्वे निकाला जाता है और वो सब सर्वे कौन देखता है? नैनोग। ठीक, उसके साथ साथ इन्फ्लुएंशियल मेलिंग लिस्ट फॉर ISPs। जितने भी ISPs होते हैं, ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और वो कौन कौन है हमारे? आइडिया, एयरटेल, जो हमारे भारत की बता रहा हूँ मैं, इंडिया की, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, ये सब जो है क्या है? ISPs। इनके लिए एक इन्फ्लुएंशियल मेलिंग लिस्ट बनाई जाती है, मतलब कि इस मेल लिस्ट पर आप लोग अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, इनसे आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, या फिर इन लोगों को आप इन्फ्लुएंस कीजिए इस मेलिंग लिस्ट के हिसाब से, जो भी उनका मेथड रहा हो उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका NRO, नंबर्स रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। अब आप लोग बोलेंगे नंबर्स आपने पहले भी पढ़ाए थे, IANA पे, फिर आपने नंबर्स जो बताया न्यूमेरिकल स्पेसेस,
आई कैन में भी बताया, लेकिन अब फिर दोबारा से आप लोग एनआरओ बता रहे हैं, ऐसा क्यों? एनआरओ का काम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये वो काम करता है जो आयना नहीं कर पाया, ये उस काम को मैनेज करके चलता है, ठीक है। ये फाउंड हुई थी 2003 में, काफ़ी टाइम बाद हुई थी। आयना हमारी हुई 1988 में और ये हुई 15 साल बाद, ठीक 15 साल बाद इसकी ज़रूरत पड़ी। एनआरओ का जो लोगो है, सिंबल है, वो कुछ इस तरीके से है। एनआरओ के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हैं? प्रोटेक्ट द अनअलोकेटेड आईपी नंबर रिसोर्स पूल, मतलब कि 100 आईपी में से 75 आईपी तो यूज हो चुकी, लोगों ने ले ली। जो बची 25 आईपी हैं उसको प्रोटेक्ट करना, उसको इस्तेमाल ना होने देना गलती से भी। क्यों? अगर वो 25 आईपी किसी गलत आदमी के हाथ में, हैकर या क्रैकर के हाथ में लग गई, तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, लोगों का डेटा चुराने के लिए या फिर कोई भी साइबर क्राइम के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्रमोट एंड प्रोटेक्ट बॉटम अप पॉलिसी। बॉटम अप पॉलिसी को ये प्रमोट भी करता है और उसके साथ साथ प्रोटेक्ट भी करता है। बॉटम अप पॉलिसी का मतलब होता है नीचे से जो स्टार्ट होने वाली पॉलिसी होती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाली। ऐसे हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो नीचे से स्टार्ट करते हैं बॉटम से, और बॉटम से चढ़ते चढ़ते अप पे आते हैं, इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में उस पॉलिसी पे काम करता है। सर्व एज फोकल पॉइंट फॉर इंटरनेट कम्युनिटी। इंटरनेट कम्युनिटी के लिए क्या होता है? फोकल पॉइंट, मतलब एक फोकस पॉइंट की तरह काम करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका W3C, जिसका आप लोगों ने अब तक सबसे ज्यादा इंतजार किया था, वो लास्ट में है W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये एस्टेब्लिश हुई थी, फाउंड हुई थी 1994 में। इसका लोगो ये रहा, वर्ल्ड W3C। जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसी से रिलेटेड आई थी W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इसका क्या काम क्या होता है? WWW, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए स्टैंडर्ड्स को, इंटरनेट स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना, मेंटेन करना, मैनेज करना। और इसका दूसरा काम क्या है? ये एजुकेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी एंगेज रहती है, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी काम करने के लिए तैयार रहती है, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए तैयार रहती है लोगों के लिए, कि लोग नए नए सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करें। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में कैसे लोगों को सिखाती है कि कैसे इंटरनेट इस्तेमाल किया जाए। अब तक जितनी भी अपने 9 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा था, उनमें से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको सिखाती नहीं है कि इन चीज़ों को किस तरीके से इस्तेमाल करा जाए, इंटरनेट में किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल किया जाए। लेकिन W3C जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आप लोगों को सिखाती है, वो आपको ट्रेन करती है, एजुकेट करती है कि आपको ये चीज़ इस तरीके से इस्तेमाल करनी है, यूज़ करनी है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। और अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक इसमें क्लियर नहीं हुआ या कोई गवर्निंग बॉडी के बारे में क्लियर नहीं हुआ, डाउट रह गया है, तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल लिखी हुई है, मेल पे मुझे भेज सकते हैं मुझे, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, उस पर आप मुझको व्हाट्सएप से कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।